नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 1857 की, एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश राज की बुनियाद ही हिलाकर रखती थी। लेकिन ये कोई अचानक हुई बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था ना, बस उसी का एक नतीजा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक मामूली सी राइफल की कार्ट्रिज, उसकी एक अफवाह, कैसे इतनी बड़ी चिंगारी बन गई कि उसने पूरे देश में आग लगा दी? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह विद्रोह रातों रात खड़ा नहीं हो गया था। इसके पीछे वजहों की एक लंबी कहानी है। इसके बीज आखिर कई सालों से बोए जा रहे थे। तो चलिए सबसे पहले इन वजहों में से एक यानी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण की बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसीज का असर वो सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था। इस शोषण की जड़ में थी जमीन से टैक्स वसूलने की उनकी नई पॉलिसीज। जमींदारी और रैयतवाड़ी जैसे सिस्टम्स ने किसानों पर इतना ज्यादा, इतना भारी टैक्स लगा दिया कि वो बेचारे बिल्कुल कंगाली में डूब गए। और उन्हें साफ दिख रहा था कि इस पूरी बर्बादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है, अंग्रेज। अब सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं था, पॉलिटिकल कारण भी थे जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसे तो सीधे तौर पर जमीन हड़पने की पॉलिसी ही माना गया। इस हड़प नीति के जरिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने एक एक करके सतारा, अवध, झांसी जैसे कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। और बात यही नहीं रुकी, नाना साहब जैसे शासकों की पेंशन भी बंद कर दी गई। अब इसके बाद क्या होना था? ये सारे रजवाड़े अंग्रेजों के जानी दुश्मन बन गए। फिर आते हैं सामाजिक और धार्मिक तनाव। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार तो किए, लेकिन उस वक्त के बहुत से लोगों को ये अपनी परंपराओं पर सीधा हमला लगा। इसके ऊपर से ईसाई मिशनरी एक्टिविटीज बढ़ रही थीं। सिपाहियों को दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने पर रोक लगाई जा रही थी। और इस पूरे माहौल में रेल और प्रेस जैसी नई टेक्नोलॉजी एक कैटलिस्ट बन गई। उनकी वजह से ये गुस्सा, ये असंतोष पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने लगा। तो सोचिए माहौल कैसा था। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरफ से गुस्सा उबल रहा था। पूरा देश एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। बस एक चिंगारी की कमी थी, और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के कारतूस से। अब देखते हैं कि ये चिंगारी आग में कैसे बदली, बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से। 1857 की शुरुआत में आई नई एनफील्ड राइफल, और इसके साथ ही एक अफवाह कि इसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे दांत से काटना पड़ता है। फिर आया 29 मार्च। मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसके खिलाफ आवाज उठाई। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो एक शहीद बन गए। बस यही वो पॉइंट था। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, और अगले ही दिन 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर दिया। और बस दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, विद्रोह की ये आग पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि इसका कोई एक लीडर नहीं था। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के अंडर लड़ा जा रहा था। जैसे लखनऊ में आगे आईं बेगम हजरत महल, कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहब और तात्या टोपे ने, झांसी में तो हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थीं, बिहार के जगदीशपुर से थे वीर कुंवर सिंह, और सोचिए पटना में एक बुक सेलर पीर अली, उन्होंने भी बगावत का झंडा उठा लिया था। इन्हीं नेताओं में से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनकी बहादुरी का एक किस्सा तो बस सुनने लायक है। लड़ाई के दौरान उनके हाथ में गोली लग गई। उन्हें लगा कि इससे जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उन्होंने बिना सोचे अपनी तलवार से अपना ही हाथ काटकर फेंक दिया। इसके कुछ ही दिन बाद उनकी शहादत हो गई, लेकिन ये जो उनका बलिदान था, ये हमेशा के लिए अमर हो गया। इतनी बहादुरी, इतना बड़ा फैलाव, इसके बावजूद ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अंग्रेजों ने इसे आखिरकार कुचल ही दिया। तो सवाल यह है कि क्यों फेल हुआ ये विद्रोह? चलिए इसकी वजहों को समझते हैं। सबसे बड़ी वजह थी एक यूनिफाइड फ्रंट की कमी। एक तरफ ऐसी विद्रोही सेना थी जिनके पास ना तो ढंग के हथियार थे और ना ही कोई एक सेंट्रल लीडर। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर मिलिट्री रिसोर्सेज थे, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड था, और सबसे अहम बात, उन्हें कुछ बड़े हिंदुस्तानी राज्यों का भी सपोर्ट हासिल था। तो और क्या-क्या कारण थे इसके फेल होने के? देखिए, एक तो जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, वो इससे पूरी तरह अलग था लग रहा।
कई बड़े राजा महाराजा जैसे राजपूत और सिंधिया, उन्होंने तो उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोही नेता भी अक्सर एक इंडिया के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ रहे थे। और इस सब के बीच घर का भेदी भी था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर की ही बेगम जीनत महल, उन्होंने ही खुफिया जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाई। इस विद्रोह के फेल होने के परिणाम बहुत दूर तक गए, बहुत गहरे असर हुए इसने इंडिया में ब्रिटिश रूल का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। एक नए दौर की शुरुआत हुई। विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन को समझ आ गया था कि चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। उन्होंने तेजी से एक्शन लिया। साल था 1858, जगह थी इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, और बस उस एक पल ने हिंदुस्तान की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस घोषणा से 3 बड़े बदलाव आए। पॉइंट नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, कंपनी राज ओवर। पॉइंट नंबर 2, इंडिया अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, यानी अब हुकूमत लंदन से चलेगी। और पॉइंट नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, इंडियन आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। पील कमीशन ने कहा कि ब्राह्मण और राजपूत सैनिकों की गिनती कम करो और नेपाली और पठान सैनिकों की भर्ती बढ़ाओ। इसके पीछे साफ मकसद था डिवाइड एंड रूल का, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बगावत सर ना उठा सके। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। माना कि 1857 का विद्रोह फेल हो गया, लेकिन क्या इसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के पहले बीज नहीं बोए? क्या यही वो पल था जब पहली बार लोगों के दिल में एक इंडियन होने की, एक साझी पहचान की भावना जागी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है।